हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 8 जनवरी 2021 के पूछे गए सेकंड शिफ्ट के टॉप इंपॉर्टेंट जीके, जो कि आपके एनटीपीसी के ऑफिशियल पेपर से लिया गया मेरे भाई। ठीक है, आप देख रहे हैं एनटीपीसी का सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भाई, जहां से पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है ना भाई, तो वीडियो को दबा दबा के लाइक करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जब तक आपका पेपर ना हो जाता है। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। इसका करेक्ट आंसर तो होगा विनय पिटक। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख देखने को मिलता है। विनय पिटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी डिफिकल्ट लेवल का यह प्रश्न माना जा रहा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा यह कथन बोला गया था, जब संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की जो विशेषता थी, आलोचना करते हुए उसको बोला था भीमराव अम्बेडकर ने कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? मेरे भाई, पवन ऊर्जा से सवाल पूछा गया तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, पवन ऊर्जा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पन्न होता है? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। कोलकाता मेट्रो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 17वां जोन जोड़ा गया था, कोलकाता मेट्रो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न इस शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, वहां से यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा यह कथन बोला गया था 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जब बहस चल रही थी, उसमें गोविंद बल्लभ पंत खड़े होकर बोले थे, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो करेक्ट आंसर गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो जनक से प्रश्न लगातार पेपर में देखने को मिल रहा है भाई, तो थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम के समय तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज वीडियो लाने वाला हूं, वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह जानने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास, भैया कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इस प्रकार का एक्ट लाया गया था, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसमें किसी को भी पकड़ो, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता था और उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, यानी कारावास में उसको बंद करने की क्रिया थी, तो मुकदमे के बिना ही कारावास हो जाती थी रॉलेट एक्ट में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिटमस विलियन से प्राप्त होता है? तो लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में फंसने वाला सवाल है। तो लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर होगा F2 हो जाएगा, शॉर्ट की है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेल में F2 फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करता है, F2 याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा गया, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? करेक्ट आंसर होगा बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भैया बता दो ना, नोबेल प्राइज जो मिला सत्यार्थ को, कैलाश सत्यार्थी को, ये कब मिला था? आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गया? सेवा सदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जो इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है सेवा सदन। बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया, भेल का पूर्ण रूप क्या है? देखो मेरे भाई, पिछले शिफ्ट में भी भेल से प्रश्न पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी आपको भेल से प्रश्न देखने को मिल गया। तो भेल का पूर्ण रूप होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा URL का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फुल फॉर्म से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? देखो इसी पेपर में लगातार 2 प्रश्न पूछा गया फुल फॉर्म से। ठीक है, तो कोबल का पूर्ण रूप हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड
लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो फुल फॉर्म का एक वीडियो मैं लाऊंगा भाई जब आपका पेपर का डेट आ जाएगा। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जी में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। जहाँ केवल सब्जी की खेती की जाती है उसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा निर्धनता। जो कुशल श्रमिक नहीं है, अकुशल श्रमिक है, वो अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। क्यों? तो निर्धनता यानी गरीबी के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1920 में किस आंदोलन के को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया गया था। देख लो, फिर से खिलाफत आंदोलन आ गया है भाई। ठीक है, लगता है कि हर पेपर में खिलाफत आंदोलन अब तक प्रश्न पूछा गया, जितना भी मैंने करा रखा है भाई, खिलाफत आंदोलन जरूर पूछा गया है। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा गया, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा हो जाएगा भाई। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र देखा जाए तो ऊर्जा होगा। करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। बताइए किस देश में है भाई? कमेंट बॉक्स में फटाफट छापते चलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई। असम में सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया डिगबोई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? करेक्ट आंसर होगा हम्पी। वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, लाइक नहीं करोगे तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो मैं नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लाइक करोगे तो लगेगा मुझे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, तो मैं वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आपके सामने पेश करते जाऊंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी मतलब कर्नाटक। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है भाई, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध का जो क्षेत्र है ना भाई, इसको नाम दिया गया नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, याद रखिएगा। ठीक है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध के क्षेत्र को बोला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक की खपत होती है, क्योंकि खेती भाई यहाँ होती है ना। प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में पूछा गया, पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वो एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो दाएं छोर पर होना चाहिए भाई। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि जब भी भारतीय ध्वज होगा, जब बहुत सारे कंट्री के जो झंडे लगे रहते हैं ना भाई, उनमें ये कहाँ रहेगा? तो दाएं छोर में लगा रहेगा। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, स्टेडियम में काफ़ी झंडे लगे रहते हैं, उनमें दाएं छोर पर अपना प्यारा देश का झंडा लहराते हुए नजर आ जाएगा। ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया चंद्रशेखर आजाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब देख लो कैसे प्रश्न तैयार किया गया आपके एनटीपीसी के पेपर में। तो 1920 के दशक में झांसी में जो सतार नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम बदला और पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नाम रखा और शिविर स्थापित किए थे। करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। और यहाँ पे हमारा प्रश्न भी समाप्त होता हुआ आज का। तो वीडियो आपको कैसा लगा? हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो का लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।